हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजपूत फिजिक्स चैनल। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। तो वैसे कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, तो वहां पर बच्चों ने कुछ सवाल पूछा है कि सर इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स क्या, ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है हमारे पास। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन। बिकॉज हमें सबको पता है कि अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर आर्क में घूम रही है। तो अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम पीरियड लगता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं। या फिर हम सेकंड एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, मोशन ऑफ मून राउंड द अर्थ। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो मोशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड ऑफ क्लॉक, यानी हमारे वॉच जो होती है, हमारी क्लॉक जो होती है, उसके जो सेकंड हैंड है, मिनट हैंड है या आवर हैंड है, इसकी टिप की जो मोशन होती है, दैट मोशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर हम और एक एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस। ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो बच्चों, हर वो चीज जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से या फिर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से सर्कल के अराउंड सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करती है, उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है जो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन, और जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है जिसे हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों? उसे रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या है या फिर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, इसे हमें पढ़ना है। बच्चों, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डेरिवेशंस निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है उसका डेरिवेशन हम दो टाइप से देख सकते हैं। एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय जियोमेट्रिकल मेथड और वेक्टर मेथड। एक तो हम उसे वेक्टर मेथड से एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर सेकंड मेथड जो होती है वो होती है कैलकुलस मेथड। ठीक है। तो हम 1 बाय 1 दोनों भी मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड देखेंगे हम रेडियल एक्सेलरेशन बाय, मैं यहां पर हेडिंग दे देता हूं आपको, बाय जियोमेट्रिकल और बाय वेक्टर मेथड। इसका मैग्नीट्यूड हम पहले कौन से मेथड से आइडेंटिफाई करेंगे? बाय जियोमेट्रिकल मेथड, और जिसे हम कहते हैं वेक्टर मेथड। तो सबसे पहले हमको समझ कर लेना है ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है या फिर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है वो ओनली रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम बहुत ही सिंपल वे से डिफाइन करते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन
uniform circular motion which is along the radius and directed towards the center is known as centripetal acceleration और radial acceleration। फिर से एक बार आपको डेफिनेशन बताता हूं मैं। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन which is along the radius and directed towards the center is known as centripetal acceleration or radial acceleration. This acceleration is along the radius. ये acceleration along the radius होता है, इसीलिए उसे कहते हैं radial acceleration और it is directed towards the center. उसका डायरेक्शन जो होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसीलिए उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है सीकिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल का मीनिंग क्या होता है? सीकिंग और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसीलिए उसको दो नाम है, अलोंग द रेडियस है इसीलिए रेडियल एक्सेलरेशन और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है इसीलिए सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मीनिंग ही होता है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सो इस रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम फर्स्ट जियोमेट्रिकल मेथड या फिर उसे हम कहते हैं वेक्टर मेथड, इस वेक्टर मेथड से या फिर जियोमेट्रिकल मेथड से हम उसका एनालिसिस करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो उसके लिए हम कंसीडर क्या करेंगे? लेट अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। हमें यहां पर क्या कंसीडर करना है? एक पार्टिकल कंसीडर करना है कि दैट पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस बट इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेट O is the center of that particle and here we will consider R is the radius of that particle. Here what we are considering? O is the center of particle, R is the radius of that particle. Suppose that particle initially at point A and in a very small interval of time that particle reaches to the point B. So in small interval of time delta t that particle, suppose this is the point B and small interval of time, here angular displacement of that particle is equal to delta theta. ठीक है, क्या क्या कंसीडर किया हमने? एक पार्टिकल कंसीडर किया जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन कौन से सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। यहां पर इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमने कंसीडर किया है ए और फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल कंसीडर किया है बी, और स्मॉल टाइम इंटरवल में इस पार्टिकल ने जो भी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसे हमने लिखा है डेल्टा थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है। सपोज हम क्या कंसीडर करेंगे? पॉइंट ए पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है जिसे हम कंसीडर करेंगे लीनियर वेलोसिटी। इस लीनियर वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे वेक्टर a1 बार से, जिसका मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करेंगे v1 बार। और पॉइंट बी पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसे हम कंसीडर करेंगे टेंजेंशियल टू द पॉइंट बी निकालेंगे, तो उसे हम कंसीडर करेंगे b1 बार, जिसका मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करेंगे v2 बार। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं a1 बार क्या है हमारे पास? a1 बार इज इक्वल टू v1 बार विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। क्या कंसीडर करेंगे हम इसे? इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए। और
B1 बार, B1 बार जिसे हम कंसीडर करेंगे V2 बार। ये V2 बार क्या है? फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है ये? फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ठीक है। अब ये डेल्टा थीटा जो है हमारा, डेल्टा थीटा ये होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कंसीडर किया है इसे हमने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखिए यहां पर पॉइंट बी पर एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा मैं, जिसका मैग्नीट्यूड a1 बार के इक्वल होगा, और दैट वेक्टर इज इक्वल एंड पैरेलल टू द a1 बार। देखिए मैं क्या कर रहा हूं अभी कि पॉइंट बी पर एक टेंजेंट, ये टेंजेंट जो है मैं उसे यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस टेंजेंट इज इक्वल टू टेंजेंट a1 बार। यहां पर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो किसके इक्वल है? a1 बार के इक्वल है, और इट इज पैरेलल टू द a1 बार। यानी मैं इसको नाम दे देता हूं, ये हुआ हमारा B1, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं C। तो मैं यहां पर लिख देता हूं BC बार, दिस BC बार विच इज इक्वल टू a1 बार। BC बार को क्या कंसीडर किया मैंने? इक्वल टू a1 बार विच इज इक्वल टू V1 बार, एंड इट इज एंड BC बार पैरेलल टू द a1 बार। यानी दिस BC बार, ये जो वेक्टर BC बार मैंने रिप्रेजेंट किया है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है a1 बार से, यानी फिर से इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा V1 बार। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इस वेक्टर BC, ये लाइन BC1 को या फिर CB1 को क्या करता हूं, मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं ज्वाइन CB1। तो ये भी एक वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। अब हमें रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है बाय जियोमेट्रिकल मेथड या वेक्टर मेथड। इसीलिए हमने यहां पर वेक्टर एनालिसिस कंसीडर किया है। ये सभी वेक्टर को कंसीडर करके हम मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब हमें पता है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम? एक्सेलरेशन, मैं यहां पर लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखना है बच्चों, हमें क्या करना है, यहां पर इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में? BCB1 में हम वेक्टर लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा बाय ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल BCB1। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल BCB1 में हम क्या करेंगे? ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है ट्राइंगल लॉ क्या है? BC बार प्लस CB1 बार इज इक्वल टू BB1 बार। ठीक है, मैं यहां पर लिख सकता हूं बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ व्हाट वी कैन राइट, BC बार प्लस CB1 बार, BC बार प्लस CB1 बार इज इक्वल टू BB1 बार। ठीक है, अब यहां पर ये CB1 बार, यहां पर मैं इसको क्या करता हूं, BC बार को RHS में भेज देता हूं। तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? CB1 बार
इज इक्वल टू B1 बार माइनस BC बार which can be written as B1 बार माइनस A1 बार। अब ऐसा क्यों लिखा है हमने? क्योंकि मैंने आपको बताया था दिस BC बार इज इक्वल टू A1 बार, BC बार इक्वल टू एंड पैरेलल टू A1 बार। तो मैं यहां पर उसका रीजन लिख देता हूं, बिकॉज क्या, BC बार इज इक्वल टू A1 बार। ठीक है, अब ये B1 बार क्या है हमारे पास? इट इज इक्वल टू V2 दैट इज फाइनल वेलोसिटी एट B, और A1 बार क्या है हमारे पास? इट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट A। तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं CB1 बार, क्या लिख सकता हूं? देखिए बच्चों, CB1 बार इज इक्वल टू BB1 बार, यानी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी एट B माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट A। फाइनल वेलोसिटी एट B माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट A, यानी इसका मतलब दिस CB1 बार रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर CB1 बार इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? दिस CB1 बार इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपको यहां तक ये कंसेप्ट अगर समझ में आया तो हमें नेक्स्ट अब क्या देखना है कि हमने स्टार्टिंग में ही एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखा था। अब इस एक्सेलरेशन के डेफिनेशन के हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहां पर हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम? CB1 बार, और हमें टाइम इंटरवल वेरी वेरी शॉर्ट हमने कंसीडर किया है, जिसे हम कंसीडर करेंगे डेल्टा T, यानी हमारा एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू आ जाएगा CB1, या फिर इसे वेक्टर फॉर्म में अगर हम कंसीडर करेंगे तो CB1 बार अपॉन डेल्टा T, जिसे हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड A इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? CB1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, अब हमें देखिए, अभी भी हमें एक्सेलरेशन का फाइनल मैग्नीट्यूड नहीं मिला है। अभी भी हमने क्या किया है कि एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू CB1 अपॉन डेल्टा T, इस फॉर्मूला को लिखा है हमने। अब हमें क्या करना है बच्चों कि इस CB1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा उसे आइडेंटिफाई करना है। अब इस CB1 का मैग्नीट्यूड अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें फिर से यहां पर आना पड़ेगा। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना बच्चों, AOB, इस एंगल को मैंने डेल्टा थीटा लिखा है। सिमिलरली मैं एंगल BCB1 को भी लिख दूंगा डेल्टा थीटा। क्या लिख दूंगा मैं यहां पर? डेल्टा थीटा। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि एंगल AOB इज इक्वल टू CBB1 कैसे होगा? मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल क्या लिखूंगा मैं? AOB इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं? एंगल CBB1। अब ये कैसे? CBB1 इज इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं यहां पर? इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं? डेल्टा थीटा। अब ये कैसे क्या हुआ तो उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो बच्चों। आपने इसके पहले पढ़ा है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एंड इज करस्पॉन्डिंग रेडियाई इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई भी दो टेंजेंट के बीच का एंगल और उन दो टेंजेंट की करस्पॉन्डिंग रेडियस, क्या कह रहा हूं मैं?
कोई भी दो टेंजेंट के बीच का एंगल और उनकी करस्पॉन्डिंग रेडियाई, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा इक्वल होता है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां पर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया है, ये a1 यहाँ का टेंजेंट है, उसे यहां पर रिप्रेजेंट किया है, यानी दिस टेंजेंट इज इक्वल टू a1, और ये जो टेंजेंट है हमारा b1। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं क्या करता हूं, b1 को रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए थोड़ी देर के लिए मान लो ये हमारा b1 है, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर आर्क है यहाँ पर, और मैं इसे क्या कंसीडर कर रहा हूं, b1 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। अब यहां पर हमारा टेंजेंट है a, मैं इसे यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं a1। अब यहां पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने कंसीडर किया था डेल्टा थीटा। अब थोड़ी देर के लिए मान लो मैं इसे इधर इंक्रीज कर रहा हूं ऐसा, तो यहां पर एक एंगल हमें मिलता है। अब ये जो एंगल है हमारा, ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल है। अब इस टेंजेंट की करस्पॉन्डिंग रेडियाई ये है और इस टेंजेंट की करस्पॉन्डिंग रेडियाई ये है, तो यहाँ पर इन दो रेडियस के बीच में जो एंगल आएगा वही एंगल यहाँ पर आना चाहिए, जो कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। बस मैंने वही किया है, a1 को पैरेलल और इक्वल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ये b1 और a1 के बीच का एंगल कितना हुआ हमारा, डेल्टा थीटा, इतना एंगल हुआ। इसीलिए मैं यहाँ पर इन दोनों एंगल को क्या कंसीडर कर रहा हूँ, इक्वल कंसीडर कर रहा हूँ। फिर से आपको एक बार बताता हूँ कि द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट and its corresponding radii is always equal in magnitude। तो यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CBB1। ठीक है, अब हमारी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और मैंने आपको पहले ही कहा था, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 आएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो उसे हम कंसीडर करेंगे v। हमने क्या लिखा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 बार इज इक्वल टू v, यानी उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब हमें इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसे अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर किया तो यहाँ का एंगल देखिए, अब ये डेल्टा थीटा है, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यानी ये आर आएगा, ये आर आएगा, यहाँ पर डेल्टा थीटा। अगर रेडियस इक्वल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो यहाँ पर इस लेंथ को, इस CB1 को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, आर्क लेंथ कंसीडर करते हैं। देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CB1 बार इज इक्वल टू, या फिर CB1 इज इक्वल टू मैं कंसीडर करता हूं आर्क। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या लिखना है बच्चों, आर्क लेंथ पता है, एंगल पता है, रेडियस पता है। अब इसका इस्तेमाल करना है, और इसका इस्तेमाल करके हमें डेल्टा थीटा का वैल्यू निकालना है। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं मैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब मैंने यहां पर CB1 को आर्क कंसीडर किया है, तो यहां पर इस मैग्नीट्यूड को मैं क्या कंसीडर करूंगा, रेडियस कंसीडर करूंगा, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा V से, यानी मेरा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क इज इक्वल टू मैं लिखूंगा CB1 डिवाइडेड बाय रेडियस को मैं कंसीडर करूंगा V। देयरफॉर CB1 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरे पास, CB1 इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा थीटा। क्या आ जाएगा मेरे पास CB1 का मैग्नीट्यूड, CB1 इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा थीटा। इस इक्वेशन को मैं कंसीडर करूंगा इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन में मैं इस CB1 का मैग्नीट्यूड अगर पुटअप करता हूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा बच्चों, देयरफॉर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, यहां पर लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा थीटा
अपॉन डेल्टा टी। अगर टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल है तो इस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को हम लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिमिट लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी शॉर्ट। तो हमें इक्वेशन मिलेगा a इज इक्वल टू वी इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहां पर हमारा इक्वेशन क्या आया है कि a इज इक्वल टू वी इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब आपको यहां पर एक चीज को समझना है कि ये डेल्टा थीटा यानी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी। इसीलिए मैं यहां पर लिखता हूं बट, क्या लिख दूंगा मैं अभी, बट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। सो हमें इक्वेशन मिलता है देयरफॉर a इज इक्वल टू वी ओमेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके अलग अलग फॉर्म हम देखेंगे, जैसे कि हमें पता है बट, क्या लिख सकता हूं मैं, बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसीलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा a इज इक्वल टू v के इंस्टेड लिखूंगा मैं आर ओमेगा, यानी r इंटू ओमेगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू वैल्यू मुझे मिल जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। ये सेकंड वैल्यू हुआ। उसके बाद हम पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, v अपॉन आर। फिर देयरफॉर मुझे एक्सेलरेशन का और एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर है, इसीलिए यहां पर मैं लिखूंगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर आर कैंसिल होगा, यानी देयरफॉर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू मुझे वैल्यू मिलेगा v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हुआ हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हुआ। यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आया, a इज इक्वल टू वी ओमेगा, या फिर उसका मैग्नीट्यूड सेकंड पार्ट में आया a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड फॉर्म है उसका a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहां पर, मैं यहां पर लिख देता हूं इन वेक्टर फॉर्म। देखिए मैं क्या लिख देता हूं, a इज इक्वल टू, यानी यहां पर वेक्टर में क्या आएगा, a बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार, या फिर इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं a बार इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर जीरो बार, वेयर दिस आर जीरो बार इज द यूनिट वेक्टर। आर जीरो बार इज द क्या कहेंगे हम, यूनिट वेक्टर। अब आप सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ने यहां पर निगेटिव साइन क्यों रखा है। देखिए, अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर करेंगे तो वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, a इज इक्वल टू वी ओमेगा। वी आर नॉट कंसीडरिंग द डिरेक्शन, वी आर कंसीडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सो व्हाट वी कैन राइट, a इज इक्वल टू वी ओमेगा, a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब हमें उसका मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करना है और उसकी डायरेक्शन भी कंसीडर करना है। तो कैसे क्या यहां पर निगेटिव साइन आया, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर।
कहां पर डिरेक्शन होती है उसकी, डिरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, और रेडियस वेक्टर क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड रेडियस वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या है बच्चों, centripetal acceleration and radius vector are opposite in direction, that two vectors are opposite in direction। so हमने यहां पर लिखा है कि a बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार। ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट radius vector and centripetal acceleration both are in opposite in direction। ठीक है, तो निगेटिव वेक्टर का काम होता है उनकी डायरेक्शन बताना। अब ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बाय यूजिंग जियोमेट्रिकल मेथड और वेक्टर मेथड। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका, जो कि मैंने आपको बताया।